ओके, गुड आफ्टरनून। हम लोग देख रहे थे यूनिट थर्ड लिपिड्स, जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को देख लिया था। ये जो लिपिड का डिफिनीशंस जो थे और क्लासिफिकेशंस, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ देख लिए थे एंड फंक्शन ऑफ फैटी एसिड्स हम लोगों ने देख लिया था। और इसके अलावा हम लोग इसेंशियल फैटी एसिड भी देखे थे, फॉस्फोलिपिड हम लोग नहीं देखे थे। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखना स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि सपोनिफिकेशंस वैल्यू हम लोग देखे थे कि सपोनिफिकेशंस नंबर क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग रैंसिडिटी वगैरह देखे थे। तो आज वहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे और फिर कुछ टेस्ट होते हैं जो लिपिड के किए जाते हैं, तो उसको हम लोग देखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लास्ट टाइम पे जो हम लोग पढ़े थे उसको एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा था हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइएसिल ग्लिसरॉल देख लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था कि ट्राइएसिल ग्लिसरॉल बेसिकली होता क्या है। इसमें जो जो कोर होता है वो क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसके साथ ये जो जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, 3 फैटी एसिड्स इसके साथ अटैच्ड होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख रहे हैं वो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस। तो अगर इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो है, ठीक है, बेसिकली इसमें 3 फैटी एसिड अटैच्ड हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे H2O ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो एक ये जो फैटी एसिड्स है वो बाहर निकलेगा, दूसरा ये फैटी एसिड बाहर निकलेगा, और तीसरा ये वाला फैटी एसिड बाहर निकलेगा। तो एटलीस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, ठीक है, तो ये जो है 3 फैटी एसिड रिमूव होगा और क्या होगा, 1 ग्लिसरॉल। ठीक है, लेकिन अगर ये सेम चीज़ हम बोलें कि अगर हाइड्रोलिसिस ये जो फिनोमेना हो रही है, ठीक है, ये अगर डाई एसिल ग्लिसरॉल की हो रही है, तो उस कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि 2 फैटी एसिड रिमूव होंगे प्लस 1 ग्लिसरॉल होगा। और यहाँ पे अगर मोनो एसिल ग्लिसरॉल है तो आई थिंक 1 फैटी एसिड्स होगा और 1 ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दे रहे हैं कि या तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है, टू लिबरेट फाइनली क्या, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, और ये जो इनसाइड ह्यूमन बॉडी जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है, लाइपेज के प्रेजेंस में होती है, जो कि एक तरीके से इसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए थे लास्ट टाइम। और दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। ठीक है, तो ये जो ट्राई एसिल ग्लिसरॉल होता है उसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं एक बेस से। ठीक है, यहाँ पे तो NaOH है, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस अगर ट्राइएसिल ग्लिसरॉल को हम लोग किसी बेस से रिएक्ट करवा रहे हैं, जैसे कि NaOH है, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखे थे कि NaOH जो है वो सोडियम और OH माइनस, ये एक तरीके से इसमें होगा। और ये जो फैटी एसिड्स है, ठीक है, ये सोडियम से रिएक्ट करता है, और जबकि ये जो OH है, ठीक है, वो बैक टू चला जाएगा ग्लिसरॉल के। और ये इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक ग्लिसरॉल बनेगा प्लस आपके 3 क्या होंगे, सोप। समझ सकते हैं इसको कि मतलब जो फैटी एसिड्स है, 3 फैटी एसिड जो ये रिमूव होंगे, ठीक है, तीनों फैटी एसिड सोडियम के साथ कंबाइन होकर ये आपका बना लेगा। यहाँ पे जो आप एक देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि 3RCOONA, जिसको हम लोग सोप बोलते हैं, वो बनेगा और एक ग्लिसरॉल बनेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सपोनिफिकेशंस वैल्यू ये डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ फैटी एसिड्स कितने हैं। ये या तो क्या बोलते हैं, किसी भी फैट या ऑयल में या तो ये फ्री फॉर्म में हो या बाउंड फॉर्म में हो।
तो अगर चूँकि हम लोग इसमें ट्राइएसिलग्लिसरॉल की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, यानी कि एक तरीके से जो फैटी एसिड है वो बॉन्ड फॉर्म में है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सपोनिफिकेशंस में एक तरीके से जो ट्राइएसिलग्लिसरॉल जिसमें 3 फैटी एसिड्स हैं, तो वो 3 जो है एक तरीके से बेस से रिएक्ट करेगा और स्ट्रोक फॉर्म करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखे थे कि रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी को हम लोग बोले थे इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटेरियोरेशंस। यहाँ पे देखिए डेटेरियोरेशंस ऑफ फैट एंड ऑयल। तो ये जो डेटेरियोरेशंस होता है या तो एक तरीके से हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या तो फिर एक तरीके से ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी, ठीक है। तो हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी या ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी दोनों के केस में क्या होता है कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो ट्राइएसिलग्लिसरॉल से ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, और इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या कंटामिनेशन बोल सकते हैं, जैसे मॉइस्चर्स, लाइट या बैक्टीरिया हो, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक बैड स्मेल देता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमको एक तरीके से ये आइडेंटिफाई होता है कि ये चीज़ खाने लायक नहीं है। तो यहाँ पे ये लास्ट में देखेंगे कि दिया होगा rancid fat and oils are unsuitable for human consumption। तो एक तरीके से बोल सकते हैं rancid का मतलब फैट का सड़ना जो होता है, rancid। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन प्रिजर्वेशन ऑफ फैट या ऑयल। फैट या ऑयल को जब हम लोग प्रिजर्व करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में बेसिकली हम लोग जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट 2 प्रकार का होता है, एक तो फैट सॉल्युबल होता है और दूसरा क्या होता है, वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हम लोग जो फैट सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उसी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो एक ये आता है विटामिन ई, जो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, या तो इसको हम प्रिजर्वेटिव्स में एक तरीके से इसको डालेंगे प्रिजर्वेटिव के तौर पे। दूसरा होता है आपका हाइड्रोकिनोन, गैलिक एसिड्स एंड अल्फा नेप्थॉल भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रोपिल गैलेट हो गया और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल हो गया और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये जो है ना BST, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। BST, BHA, ठीक है, इन दोनों पे कॉमनली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट है जो फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं या एक तरीके से लिपिड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, तो इसका फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट ये आता है कि हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने जो फैटी एसिड के जो स्ट्रक्चर देखा था वो क्या देखा था, COOH, और ये आपका हो गया CH2 और ये मतलब और एक तरीके से ये चेन कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई भी फ्री रेडिकल है, ठीक है, फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल एक फ्री रेडिकल कंटेनर भी हो सकता है, या तो एक तरीके से कैटायन या एनायन मॉलिक्यूल भी हो सकता है ऑक्सीडेंट। तो ये क्या करता है, ये इस पर रिएक्ट करके और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्टील कर लेता है, तो फिर ये क्या करता है, या तो इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, ठीक है, और ये फिर फर्दर ये क्या करेगा, नेक्स्ट वाले को अफेक्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ लिपिड। मतलब जो ऑक्सीडेंट है या फ्री रेडिकल्स हैं वो लिपिड को डैमेज करेंगे और उसका जो एक जो नेटिव कॉन्फॉर्मेशंस होता है उसको कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेंट, ये सबसे ज़्यादा जो डैमेज पहुंचाते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको टारगेट करना काफ़ी इजी होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे आपके मूफा, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, या पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इस पर लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि ये जो फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोलें CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, COOH, तो ये जो होता है ना, जो डबल बॉन्ड है जिसकी जो अनसैचुरेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा एक तरीके से ससेप्टेबल होता है फ्री रेडिकल के लिए, ठीक है। और अगर ये एक फ्री रेडिकल्स इसमें का एक इलेक्ट्रॉन स्टील करता है तो ये दोनों पे एक तरीके से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा और ये फर्दर नेक्स्ट
दो लोगों को डैमेज करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विशियस साइकिल, या एक तरीके से हम बोलते हैं कि चेन मेथड, मतलब कैस्केड चेन मेथड, जिसके थ्रू एक जो होता है दो को डैमेज करेगा, फिर ये वाला अगेन दो को डैमेज करेगा, और ये एक तरीके से काफ़ी रैपिडली जो होते हैं चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं लिपिड, ठीक है, परऑक्सीडेशन। तो इस लिपिड परऑक्सीडेशंस को रोकने के लिए, ठीक है, इस लिपिड परऑक्सीडेशंस को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मीडियम में एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, जैसा आप लोग नाम देख रहे हैं कि एंटीऑक्सीडेंट, मतलब जो ऑक्सीडेंट है उसके एंटी काम करेगा। तो ये करता क्या है कि ये जो ऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो अटैक करके स्टील करता है इसको, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है ना कि इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसको एक तरीके से न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारा जो लिपिड होता है ना वो एक तरीके से सेफ होता है कि ये ऑक्सीडेंट उसको डैमेज ना कर सके। लेकिन फिर अगर हम ये बोलें कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दे रहा है तो ये इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो क्या ये जो है फर्दर एक तरीके से किसी और लिपिड को डैमेज नहीं करेगा? नहीं। ये देखो एंटीऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट, रिडक्टेंट भी वही सेम करता है काम और एंटीऑक्सीडेंट भी सेम काम करता है कि मतलब जो भी ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज करना। बट एंटीऑक्सीडेंट के साथ खास बात ये होती है कि इसको जब वो न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट को जब न्यूट्रलाइज करेगा तो ये एक इसको तो स्टेबल करेगा ही करेगा ऑक्सीडेंट को, और इसका जो प्रोडक्ट बनता है ना वो भी एक तरीके से स्टेबल ही होता है, मतलब इट विल नॉट affects any other lipid molecules or it will not damage any other lipid molecules, जैसा कि ऑक्सीडेंट पहले कर रहा है। नहीं तो अगर कोई ऐसा जो मॉलिक्यूल है, अगर मान लो कि वो ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज कर दे और फिर ये क्या करे, खुद ही ऑक्सीडेंट जैसा बिहेव करने लगे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर कि एक को न्यूट्रलाइज कर रहा है और खुद अपना ऑक्सीडेंट बन जा रहा है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो न्यूट्रलाइज तो करता है एंड अपने आप को भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसमें देखा कि जो लिपिड परऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से रोल होता है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो दिया गया है कि लिपिड परऑक्सीडेशन इन वीवो, इन वीवो का मतलब क्या होता है? ओके, तो हम लोग देखते हैं कि जो सिचुएशंस होती हैं तीन तरीके से होती हैं। पहला एक होता है इन विट्रो, दूसरा होता है इन वीवो और तीसरा होता है इन सिल्को। ये तीनों चीज़ डिफरेंट है। इन विट्रो का मतलब होता है कि इफ़ वी आर परफॉर्मिंग एनीथिंग इन टेस्ट ट्यूब देन वी विल कॉल इट इज़ हैपनिंग इन टेस्ट ट्यूब एंड दैट्स वाई वी कॉल इट इज़ इन विट्रो प्रोसेस। बट अगर वही कोई सेम चीज़ बॉडी के अंदर हो रही है इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग बोलते हैं ये क्या है, एक तरीके से इन वीवो प्रोसेस है। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हम मॉडलिंग कराते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, कोई प्रोटीन है, ठीक है, उसको हम लोग चूज़ कर लेते हैं और किसी स्पेसिफिक ड्रग से इसको हम लोग इंटरेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये जो इफ़ेक्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ इन सिल्को इफेक्ट। यानी कि ये हम एक तरीके से ड्राई लैब बोल सकते हैं एक तरीके से, जो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। तो ये हमको एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि ये उतना सही नहीं होता, बट हाँ एक तरीके से हमको हाइपोथेसिस देता है। या फिर अगर हम इन विट्रो या और इन वीवो का रिजल्ट अगर हमको मिला हुआ है तो इसके थ्रू हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाउ डज मॉलिक्यूल इंटरेक्ट, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं ये सपोर्टिव है एक तरीके से इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि इन वीवो लिपिड परऑक्सीडेशन, ये यहाँ पे देखेंगे इन्होंने बोला है कि लिपिड परऑक्सीडेशन इन वीवो कैसे होता है।
ओके, तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो सेल होती है हम लोगों की, ठीक है, सेल वो बेसिकली किसकी बनी होती है, मेम्ब्रेन से होती है, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। मेजरली क्या होती है, लिपिड होती है। तो ये लिपिड में हम देखेंगे ना कि ये लिपिड में जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड भी होते हैं बट अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो इसको डैमेज कर सकते हैं। मतलब जो लिपिड्स कंटेंट है मेम्ब्रेन का, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड कंटेंट है उसको डैमेज करके उसको क्या करेगा, प्रॉक्सी, ठीक है, उसको ऑक्सीडेटिवली डैमेज करके और कुछ प्रोडक्ट बनाता है। और ख़ासतौर से हम लोग एक मार्कर यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं MDA, जिसका फुल फॉर्म है मैलोन डाई एल्डिहाइड, मैलोन डाई एल्डिहाइड, ठीक है। तो मैलोन डाई एल्डिहाइड एक इंडिकेटर्स होता है जिससे हम ये मेज़र करते हैं कि कितना एक तरीके से अगर कितना डैमेज हुआ है सेल मेम्ब्रेन। अगर MDA का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में लिपिड का जो डैमेज हुआ है फ्री रेडिकल से वो ज़्यादा होता है। तो इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि एक सेल अगर किसी दूसरे सेल से कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में इसकी मेम्ब्रेन और इसके बीच में इसकी मेम्ब्रेन आती है। तो ये मेम्ब्रेन जो होती है वो एक तरीके से सेलेक्टिव परमेबल होती है, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब चीज़ों को सेलेक्ट करके और ट्रांसपोर्ट करती है अक्रॉस मेम्ब्रेन। बट जब ये लिपिड मॉलिक्यूल जब डैमेज होने लगते हैं तो इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन एफिशिएंसी है, ठीक है, या एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होने लगती है, यानी कि वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है ठीक से। और हम जानते हैं इस पर आयन ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं तो उनकी भी एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, उनकी एक्टिविटी भी इफेक्ट होती है। तो ओवरऑल अगर हम ये देखें कि ये लिपिड मॉलिक्यूल डैमेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी इतनी जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, सभी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती हैं। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो है क्या बोलते हैं कि सेल की जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं डाउन रेगुलेट हो रही है। डाउन रेगुलेट होने का मतलब क्या, ये जो सेल है इसकी एक्टिविटी डाउन रेगुलेट होगी, तो मान लो इसके साथ ये सेल है इसकी भी एक्टिविटी भी साइमल्टेनियसली होगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही सेल में सिर्फ डाउन रेगुलेशन होगा। तो ये सभी सेल्स में ये सभी सेल कॉन्टीन्यूस डैमेज्ड होती हैं एक तरीके से। और अगर हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशंस का तो हम लोग जानते हैं सेल जो होती है वो क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में होल बॉडी। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बोलेंगे कि अगर इसके फंडामेंटल यूनिट्स पे चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही हैं धीमे धीमे, तो कहीं ना कहीं वो टिश्यू पे भी इफेक्ट होगा। और अगर टिश्यू पे इफेक्ट हो तो ऑर्गन अफेक्ट होगा एक तरीके से, फिर ऑर्गन सिस्टम, और कहीं ना कहीं होल बॉडी अफेक्ट होती है। तो लिपिड जो है एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स होता है, हालांकि प्रोटीन भी होता है, ठीक है, बट लिपिड जो होता है एक तरीके से मोर ससेप्टेबल होता है टुवर्ड्स फ्री रेडिकल्स जो डैमेज्ड होता है उसके थ्रू। तो इसके लिए फिर क्या प्रिवेंशन हो सकता है, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट या तो हम लोग एक्सटर्नल सोर्स के तौर पे लें, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हम एक्सटर्नली ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों के बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो चीफली होता है आपका एक्सकॉर्बिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग विटामिन C बोलते हैं। इसके अलावा GSH होता है, ग्लूटाथियोन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट CSAR के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पुटअप होता है। पहले तो इसके स्ट्रक्चर को लेकर पुटअप होता था और अब इस पर ये पूछा जाता है कि इसकी एक्शन मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये RBC को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोग मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ठीक है, तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में हम देखेंगे कि NADPH ये बनता है और ये कहीं ना कहीं रीजनरेट करता है GSH को, ठीक है, RBC को प्रोटेक्ट करने में। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो लिपिड पेरोक्सीडेशन बॉडी के अंदर होता रहता है, बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास डिफेंस सिस्टम भी होता है, ठीक है। और वो डिफेंस सिस्टम क्या होता है,
एंटीऑक्सीडेंट का, जो उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो ये तो हम लोगों ने देखा जनरल एक प्रॉपर्टी इसकी क्या बोलते हैं कि ट्राइएसिल ग्लिसरॉल की। और एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोलिसिस देखी थी, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में हम लोग देखा था कि जो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल होता है, इसमें से 3 जो फैटी एसिड होते हैं दैट विल बी रिमूव्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और एक ग्लिसरॉल भी रिमूव होगा। सपोनिफिकेशन में हम लोगों ने देखा था कि सिंपली जो ग्लिसरॉल है वो बाहर निकलेगा और जो फैटी एसिड्स है वो एक तरीके से सोप फॉर्म करेगा, ठीक है। रैंसिडिटी को हम लोग एक ब्रॉडर टर्म में ये देखे थे कि फैट का जो सड़ना होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी डेटेरियोरेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिटिक रैंसिडिटी भी हो सकती है और ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी भी होती है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि लिपिड पर ऑक्सीडेशन इन वीवो, मतलब इनसाइड हमारे बॉडी जो लिपिड का डैमेज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, वो कैसे होता है और उसके जो नुकसान है वो क्या है। एंड फाइनली एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल हम लोग देखते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट का जो रोल है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का जो रोल है वो लिपिड को प्रोटेक्ट करने में कैसे होता है, ठीक है। या तो हम लिपिड को प्रिजर्व करेंगे तो भी हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं बाहर से प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में, ठीक है। और जिसमें हमने बोला था कि एक BHT का नाम याद रखिएगा, और BHT और BHA, ठीक है। बाकी तो विटामिन E जो होता है इसको भी हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। और लास्ट में जो इनसाइड लिपिड पर ऑक्सीडेशन होता है उसके लिए हमारे बॉडी के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो तो रिस्पॉन्सिबल होते ही होते हैं। तो नेक्स्ट वाले में हम लोग इसको ये देखेंगे कि ओके, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि इसके साथ बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो हम लोग टेस्ट करते हैं कि लिपिड प्योर है, इम्प्योर है, या फिर लिपिड की क्वालिटी कैसी है। तो इसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे आयोडीन टेस्ट, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे एसिड वैल्यू, और उसके बाद रिचर्ड माइचल नंबर, ठीक है। ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, सपोनिफिकेशन नंबर भी, इसको भी देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन चारों चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।